अरे मुझे भी ऐसा लग रहा कि आपके पास नंबर नहीं क्यों आ रहा है। ये लास्ट में 592 है क्या? हाँ, आप कहाँ 592 है? हाँ, एक्चुअली क्या है, अभी 592 में बीच में बात जीरो से कर रहा था जिसमें 005 करके है अच्छा, लास्ट में। ओके तो ओके। वो हो सकता है वो नंबर फीड किया हो। मैं बॉम्बे में जब बात कर रहा था तो वो जियो से बात हो पाती थी ज्यादा, तो उस नंबर से ज्यादा क्लियर बात हो रही थी। और नंबर लोगों के पास मेरा ये वाला है, पुराना वाला। अच्छा, ये ठीक है, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। जी 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 और जी जी। बताइए, और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, जो पंडित जी थे उनका क्या नाम था जिनके अपन आश्रम में गए थे? त्यागी जी महाराज, वीरेंद्र तिवारी जी। हाँ, वीरेंद्र वीरेंद्र तिवारी वीरेंद्र तिवारी। जी, त्यागी नहीं जी नहीं महाराज। नहीं, वीरेंद्र तिवारी तो वो कर्म योगी हो गए। नहीं, रास्ते में अपन रुके अच्छा थे करने, ना। अच्छा वो ओके ओके, लखा खेरा वाले उनका हरिओम दास जी महाराज। हरिओम हरिओम दास जी महाराज। दास जी महाराज, ओके। हरिओम दास जी महाराज, लखा खेरा बड़वारा। अब ये बताओ, हम लोग जो है तेजी से चीजों को बढ़ाने में क्या काम करें? क्योंकि यदि हम इस गति से चलेंगे तो पूरे देश को कवर करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि बिल्कुल कहना सही है क्योंकि आपका। क्योंकि जो है, देखो, जिसको हम जोड़ रहे हैं वो ईमानदारी से अपने शपथ के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। जी उसे कुछ नहीं करना है, उसे कुछ नहीं सोचना है। यदि वो सिर्फ अपनी शपथ पूरी कर ले, तो जैसे जी नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त तो इतनी साधारण सी बात कर रहे हैं कि तुम मुझे मिस कॉल दो, मैं तुमको क्राइम फ्री भारत हाँ ऐप की लिंक भेजूंगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए। सदस्य की यदि डरे सहमे हैं तो सदस्य की शपथ ले लीजिए, और यदि निडर और निर्भीक है तो चंद्रगुप्त की शपथ ले लीजिए और शपथ का पालन कर दीजिए। मैं आपको जी महापरिवर्तित भारत दे दूंगा। गुलामों के जी नियम कानून बदल जाएंगे, प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी अकाउंटेबल हो जाएगी, आपकी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, 5 सर्टेनिटी के साथ आपको अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा, आपको पेपर करेंसी मुक्त भारत मिल जाएगा, कर मुक्त भारत मिल जाएगा, कर्ज मुक्त भारत मिल जाएगा, आपकी चेक बाउंस नहीं होगी और हर जी व्यक्ति समृद्ध हो जाएगा। बिल्कुल। सबसे गरीब परिवार जिसके पास ना कोई हुनर है ना कोई शिक्षा है, उसको हुनर भी दे दी जाएगी, शिक्षा भी दे दिया जाएगा, टूल्स दे दिए जाएंगे, और उसे एक क्वालिटी सर्विस प्रोवाइडर बना दिया जाएगा। और उस परिवार की न्यूनतम आय जो है 1 लाख रुपए जी प्रति माह होगी, और क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह होगी। वह जो है किसी स्लम एरिया या झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगा, वो डिजाइनर हाउस में रह पाएगा, और वो भी 2-3 साल में वो अपने डिजाइनर हाउस में शिफ्ट कर जाएगा। उसकी इनकम बढ़ते हुए तो 2029 लग जाएगा, लेकिन उसे तब तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा लेकिन आपका ये नहीं, आपके बिल्कुल जो वो हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या है, ये मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ जो लोग सोचते हैं आपके विषय में, या एक जो काम हम करा रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये काल्पनिक बातें हैं। और इसमें कल्पना क्या है, ये बताइए। नहीं सुनिए, ये अपन उस दृष्टिकोण से नहीं सोचे। अपन अपनी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये जानते हैं कि जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं वो इसी जब लोगों ने ये बात कही थी तो लोगों के लिए हंसी का पात्र बने रहे या काल्पनिक थे। जो भी बड़ी बात यदि इतने बड़े लक्ष्य होते हैं वो काल्पनिक ही होते हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी परिवर्तन होने का आसार दिखता नहीं है। अब मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊं, वो ठीक है, मैं तो आपकी तरफ से ये बात करता हूँ कि देखिए जो उन्होंने हमको जिन बिंदुओं पर या जिन लक्ष्यों को लेकर वो काम कर रहे हैं, ये अपने आप में निश्चित रूप हास्यास्पद हो सकते हैं आपके लिए। हम नहीं हास्यास्पद मानते, इसलिए नहीं मानते हैं कि केवल आप यदि हमारी इस बात से सहमत हैं और आप जानते हैं कि परिवर्तन के लिए आप पर्याप्त अकेले बहुत हैं, लेकिन आपका समर्थन चाहिए मुझे इस बात को। अब अपन क्या महसूस करते हैं, ये कब आएगा? जैसे आजकल कथाएं होती है ना, तो कथाओं में आदमी को अब चमत्कार को आदमी नमस्कार कर रहा है। अब अपन दूसरे दृष्टि के आदमी, जब तक मेरी कोई आवश्यकता सामने वाले को नहीं पड़ेगी, मैं कितना कहता रहा हूँ मेरे समझ नहीं जुड़ेगा। तो क्या होता है, जैसे कथाओं का है, कथाओं में भी थोड़ी सा पैटर्न में क्या वर्तमान में समय देख रहा हूँ। अब जितने ये
कथावाचक हैं या कोई बहुत बड़े संत हैं, अब लोग चमत्कार के रूप में जब तक उनको नहीं करते हैं या नहीं देखते हैं तो उनसे नहीं जुड़ते हैं। अब केवल कथा मात्र अकेले ही आप पॉपुलर हो जाए तो ये जरूरी नहीं है। तो उसके लिए आवश्यक क्या है कि आपको, अब जितने कथावाचक हैं आप देख लीजिए जो आज टॉप मोस्ट चल रहे हैं या मीडिया में सुर्खियों में बने रहते हैं, वो अपने चमत्कार को करके, वो सच झूठ एक अलग मैटर है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आदमी उनके पास जा रहा है, कुछ ना कुछ मुझे बताइए आपके जुड़ने के बाद या आपके आने के बाद मेरे को क्या चमत्कार लगेगा। तो बहुत सारी बीच बीच में कथाओं के माध्यम से वो अपने और वो मतलब बताते रहते हैं कि आपको किस रूप से, यदि कहीं कोई आप परेशान है तो कैसे आप क्या करेंगे, क्या आप उसको अपनाएंगे कि आपको चमत्कार देखने को मिलेगा, रोगी है तो किस रूप से आप निरोग अपने आप को पाएंगे, क्या उसके लिए आपको करना है। तो इस तरीके का ये वर्तमान में समय चल रहा है। तो सब में कथाओं में आप कथाएं कम हो रही हैं इस तरीके का, सबको आपने वो बता दिए, फंडे बता दिए, लोग उनसे जुड़ रहे हैं और अब भीड़ जुड़ती जा रही है। अब बागेश्वर धाम जी के यदि वीरेंद्र को देख लोगे तो उनका अपना अलग चल रहा है वो, तो मैं ये देख रहा हूँ। अब मैं आपको पते की बात कह रहा हूँ, हमसे आदमी जुड़ने के लिए मैंने एक बात आपसे कही थी जो मेरे दिमाग में अभी हम जो कर रहे हैं वो बता रहे हैं, लोगों के मन में ये भी बात आ सकती है। हमको बोले कई लोग थोड़े राजनीतिक हो सकते, तो हमने कहा भैया बाकी लोग यदि आप जुड़ रहे हैं और ये सोच करके जुड़ रहे हैं तो बाकी लोगों से किस आधार पे आप जुड़ रहे हैं, और आप रिजल्ट लेने के बाद ये आपको झूठी लालीपाप दे रहे हैं, उसके बाद आप जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आप उनको समर्थन दे रहे हैं। किस आधार पे दे रहे हैं आप इतने बार इतनी सरकारें बना दी, उनसे आपको क्या मिला? बहुत सारी बात है आपके विषय में का, यदि ऐसा आप सोचते हैं तो कुछ ना कुछ तो आदमी ने लक्ष्य रखा है ना भाई। बहुत सारी बातें हैं जिसके पीछे जो अब मैं आपके लिए बताना चाह रहा हूँ पते की बात कि मैं क्या सोच रहा था कि मुझे ये जो हमने यदि इतना बड़ा एक सबसे बड़ा उसका अपना मुख्य ग्राउंड लेवल है, अपराध मुक्त भारत की हम बात कर रहे हैं। आज हर कोई परेशान है, किसी को जैसा आप कहते हैं वो बिल्कुल सच बात है, किसी के लिए कोई न्याय नहीं है, किसी के मुकदमे नहीं दर्ज होते, इसलिए दर्ज होते। पुलिस प्रशासन इतना अच्छा बना रहता है, बड़ों के काम होते हैं, छोटों की औपचारिकताएं कर दी जाती है, और पुलिस प्रशासन इसलिए कि मेरे जिले में कोई भी अपराध नहीं, मेरा वैसे अपराध मुक्त हूँ मैं तो सरकार को ये दिखा रहा मैं तो किसी भी पीड़ित व्यक्ति की FIR दर्ज ही नहीं करता हूँ मैं यहाँ तो सब चीज ऑन रिकॉर्ड है। यदि ऑन रिकॉर्ड कोई चीज दिखाई पड़ रही है, यदि हमारा मेरे यदि कागजों में या ऑन रिकॉर्ड मेरे को मेरे शहर में क्राइम हो रहे हैं तो उसके लिए मेरा शहर क्रिमिनलों से भरा हुआ है, और यदि सब क्रिमिनल है और उसके बाद यदि रिकॉर्ड कुछ नहीं बोल रहा है तो मैं पाक साफ हूँ, मेरा शहर बिल्कुल शांत है और बिल्कुल सौहार्दपूर्ण है। मतलब मेरे को तो रिकॉर्ड देखना चाहिए, ग्राउंड लेवल में क्या हो रहा है ये कोई देखने वाला नहीं। अब मैं ये सोच रहा था, मैंने अभी कई लोगों को बीच में बताया, मैंने कहा मेरी एक इच्छा है कि एक ऐसे ऑफिस जगह जगह खोल दिए जाएंगे कि कुल मिलाकर जो हर आदमी कहीं ना कहीं पीड़ित है, जो न्याय पाने के लिए भटक रहा है, मैंने आपके बिगड़ कहे, मैंने कहा पूरे रास्ते वो बताने को अपन को तैयार है, बस अपन को एक आदमी ऐसा चाहिए जहाँ लोगों को ग्राउंड लेवल में ये दिखने लगे कि किसी के साथ यदि कोई अपराध हो रहा है। आपने तो बहुत अच्छी बात कही। अब मैं आपकी जो बात है उसको विस्तारित योजना आपको समझाता हूँ। जो आपने कहा है उसी की विस्तारित योजना, मतलब जगह जगह पर जो है कार्यालय होना चाहिए। तो आप जो है कटनी से प्रारंभ करें कि कटनी के हर मोहल्ले में एक क्राइम फ्री भारत का कार्यालय होना चाहिए, राइट? तो जो व्यक्ति भी थोड़ा सा ठीक, तो मोहल्ले का छोड़ दीजिए, अभी मेरे कितनी में स्थापित हो जाएगा शुरुआत? एक मिनट मैं तो कह रहा हूँ कि हर मोहल्ले में एक का टारगेट रखें, ठीक है ना? और उसका टारगेट क्या है कि जैसे एज्यूम करिए कि मैं थोड़ा सा वेल टू डू हूँ और मेरा अदरवाइज कार्यालय है, राइट? हम उसी में या उसके बगल में एक बोर्ड क्राइम फ्री भारत मिशन का भी लगा दें, ठीक है ना? जो हमारा बाबू ऑलरेडी हमारे कार्यालय में काम कर रहा है, उसे 1 घंटे के लिए हम जो है इसकी जिम्मेवारी भी दे दें कि क्राइम फ्री भारत की जो पिटीशन आएंगे उन पिटीशन को लेना है, राइट? आवेदनों को लेना है, राइट? और इसके बाद जो है उन हर तरीके के आवेदन को हम जो है पहले से प्रारूप देंगे कि उसमें क्या लिखना है, राइट? बल्कि उसमें जो है जो वहाँ पे ऑलरेडी वकील वगैरह हैं, यदि वकील अपने कार्यालय में जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय खोल लेंगे तो उनका व्यवसाय भी चमकेगा और एक लीगल व्यक्ति का दिमाग मिल जाएगा जिसको थोड़े से मार्गदर्शन से वो जो है क्राइम फ्री भारत की स्टेशनरी में ऑथराइज सिग्नेटरी के बतौर जो है साइन करेगा, राइट? अब इसमें 4 तरीके के जो है रिलीफ तत्काल हमने सोचे हुए हैं। एक है लीगल रिलीफ,
दूसरा जी। है प्रशासकीय रिलीफ, तीसरा जी। है लेजिस्लेटिव रिलीफ और जी। चौथा रिलीफ है कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीफ। कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीफ भी मिलेगा, राइट। अब मैं एक ये एक दो करके, रिलीफ है नहीं, ये दो, हाँ, इन दोनों सबका वो बताइए। एक मिनट, अब हम एक एक करके खोलते हैं इसको, ठीक है ना। जी। तो पहले हम लीगल रिलीफ की बात कर रहे हैं। जी। तो कानून कहता है कि सबसे पहली जिम्मेवारी जो कानून ने दी है वो थानेदार के ऊपर दी है, राइट। और उसको जी। कहा है कि 154(1) सीआरपीसी के तहत, 154(1) सीआरपीसी के तहत ये थानेदार की जिम्मेवारी है कि वो विधिक कार्रवाई करे, संज्ञान ले, इन्वेस्टिगेशन करे और कार्रवाई करे, ठीक है ना। जी। तो हमारा आदमी सबसे पहले जो पिटीशन आएगा उसको कहेगा ये जी। पिटीशन है, इन धाराओं का अपराध बनता है, ये आपकी 154(1) सीआरपीसी के तहत विधिक जिम्मेवारी है। आपको जो है आपकी विधिक जिम्मेवारी का एहसास दिलाते हुए आपसे अनुरोध किया जाता है कि अपनी विधिक जिम्मेवारी का निर्वहन करें। कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो क्या कह रहा है, जी। हे थानेदार अपनी बिल्कुल। विधिक जिम्मेवारी का पालन करो, राइट। यस सर। उसी के पीछे, उसके पीछे लिखा रहेगा कि यदि आप विधिक जिम्मेवारी का पालन नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, राइट। जी। उसके पीछे लिखा रहेगा वो, राइट। हाँ, 7 दिन में यदि वो अपनी कार्रवाई को पूरा नहीं करता है तो सेकंड जी। ऑप्शन जो है ना इन्वोक हो जाएगा। हमारी स्टेशनरी पे लिख के उसके पास पहुंचेगा कि भैया मैंने आपके थानेदार के तहत जो है 154 के तहत ये जब जानकारी भेजी थी, आपके थाना प्रभारी ने अपनी विधिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया है। अब आपका 154(3) में पुलिस अधीक्षक महोदय आपकी भी विधिक और ओरिजिनल जिम्मेवारी है। तो आपसे अनुरोध है कि जो आपके थाना प्रभारी ने कहा, का फोन कट गया था, जी 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 तो जी। मैं अब उसको दोबारा खोलता हूं। जैसे आपने 154(1) में थाना प्रभारी को दिया, आपकी भाषा ये रहेगी कि हमारे पास ये जानकारी प्राप्त हुई है, 39 सीआरपीसी के तहत मेरी कानूनी जिम्मेवारी है कि इसे मैं पुलिस को संसूचित करूं। तो जो मैं ये सूचित कर रहा हूं ये मैं कानूनी कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। सेक्शन 39 ने हर सिटीजन के ऊपर ये जानकारी, ये जिम्मेवारी दी है, राइट। तो जब मैं ये पुलिस को जानकारी दे रहा हूं, ये कानून का निर्वहन करते हुए दे रहा हूं, कानूनी जिम्मेवारी के तहत दे रहा हूं, राइट। तो हम थाना प्रभारी से क्या कहेंगे कि साहब ये मेरे पास आवेदन प्राप्त हुआ जो इन धाराओं का अपराध बनता है, राइट। सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत ये मेरी विधिक जिम्मेवारी है कि मैं आपको ये संसूचित करूं, राइट। 154(1) के तहत अब आपकी विधिक जिम्मेवारी है कि आप इसका संज्ञान लें और कार्रवाई करें, अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि अपनी विधिक जिम्मेवारी का निर्वहन करें। तो देखिए आप उसको कहीं पे भी वो जो ना मस्का नहीं लगा रहे हो, राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके पीछे जो है ना एक पीछे प्रिंटेड रहेगा उसमें कि यदि आपने अपना संज्ञान नहीं लिया तो हम आगे क्या क्या करने वाले हैं, राइट। जिससे उसे जो है ना ये मालूम होना चाहिए कि यदि वो 7 दिन में जो है ना कॉग्निजेंस नहीं लेगा तो एसपी के पास जाएगा। यदि एसपी को भी मालूम होना चाहिए कि वो 7 दिन में कार्रवाई नहीं करेगा तो 156(3) के तहत हम कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट में का भी ये जिम्मेवारी है। और यदि कोर्ट ने कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट को भी मालूम होना चाहिए कि हम एक 7 दिन बाद जो है 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में चले जाएंगे। और हाई कोर्ट को भी मालूम होना चाहिए कि यदि उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में जाने के 2 ऑप्शन हैं। एक तो कॉन्टेम्प्ट पिटीशन है कि संज्ञान न लेना एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, तो हम कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में भी जा सकते हैं और हम पीआईएल में भी जा सकते हैं, राइट। तो हम इस तरीके से 5 कानूनी प्रावधान के तहत आदमी को रिलीफ दिलाएंगे। आज वो जो है अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में घूम रहा है और उसे भगा दिया जा रहा है। जब जो है मैथिली शरण गुप्त का प्रतिनिधि सेक्शन 39 की कानूनी जिम्मेवारी के निर्वहन के तहत जाएगा, उसे कोई नहीं भगा सकता है। बिल्कुल। नंबर 1। अब इसके बाद हम दूसरी जिम्मेवारी रहेगी प्रशासकीय। तो हम डीआईजी को लिखेंगे कि आपके थाना प्रभारी और आपके एसपी ने कार्रवाई नहीं की है, अब आपकी प्रशासकीय जिम्मेवारी है कि उनका जो ना जवाब लें और आप कार्रवाई करें, राइट। अब अज्यूम करिए डीआईजी ने अपनी कार्रवाई नहीं की तो हमारे 7 दिन बाद जो है ना आईजी को चला जाएगा। अज्यूम करिए आईजी ने भी नहीं किया तो 7 दिन बाद एडिशनल डीजी को चला जाएगा। यदि एडिशनल डीजी ने नहीं किया तो 7 दिन बाद जो है हम किसको पास भेज देंगे, डीजी के पास और फिर होम के पास और सीएम के पास, राइट।
अब अज्यूम करिए कि इन लोगों ने से किसी ने नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैं तो बॉस हूं, मैं तुम्हारी नहीं सुनता हूं, हेल्स टू इट, राइट। अब इन सब चीजों का पुलंदा बना के हम जो है एमएलए को देंगे, तो वो अब हम लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी को इन्फोर्स कर रहे हैं। जब हम ये कहेंगे कि ये संज्ञान हमने लिया और इन लोगों ने ये कार्रवाई नहीं की, प्रशासकीय जिम्मेवारी कार्रवाई नहीं की, और फिर विधायक पूछेगा कि क्या आप थानेदार, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी को सस्पेंड करेंगे क्या? तो आप बताओ वो जो है कितने केसेस में बच के निकलेगा? यदि ऐसे 100 केस इकट्ठे होंगे तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बीच में क्या आवाज आ रही है? ये कहीं बीच में और आवाज आ रही है। एक मिनट, एक्चुअली उड़ीसा आया हुआ था। अच्छा, हेलो। हाँ, उड़ीसा आया हुआ, तो वो बताइए। अच्छा, तो आप ये बताइए, यदि हम लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी को इन्फोर्स करेंगे तो आप मुझे बताइए कि कितने केसेस में सरकार जवाब दे पाएगी? ठीक है ना? अब इसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है जो आज तक किसी ने बात नहीं कही। पुलिसिंग करना राज्य शासन की संवैधानिक जिम्मेवारी है और ये जिम्मेवारी शेड्यूल 7 की लिस्ट 2 में एंट्री 2 में दी गई है, राइट। यदि इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन वो नहीं करता है, यदि इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन नहीं करता है तो इसे फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी माना जाएगा और उसे आर्टिकल 356 में डिसमिस किया जा सकता है सरकार को, राइट। हमारे संविधान में ये बीच में कौन बोल रहा है भाई? एक्चुअली थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस गाड़ी के अंदर से आ रहा था। अच्छा, थोड़ा सा उनसे अनुरोध करिए कि ये महत्वपूर्ण रिकॉर्डेड बात हो रही है, थोड़ा शांति रख लें वो, ठीक है। अब इसके बाद जो है संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के पालन के लिए संविधान ने एक व्यवस्था की है कि हर गवर्नर हर महीने में एक रिपोर्ट भेजता है राष्ट्रपति को, जिसमें वो ये सर्टिफिकेट देता है कि उसकी राज्य सरकार जो है संविधान की व्यवस्था की तरफ से चल रही है। मैं ये कह रहा हूँ 100% गवर्नर झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं। आज की डेट में कोई भी राज्य सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रही है। कोई भी सरकार, एक भी सरकार नहीं चल रही है। तो जब हमारे पास ये डाटा रहेगा तो हम जो है गवर्नर को भेजेंगे कि साहब देखिए ये डाटा है, इसके हिसाब से ये सरकार जो है संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रही है, लिहाजा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी रिपोर्ट में ये सब तथ्य समाहित करके राष्ट्रपति महोदय को भेजें और आर्टिकल 356 में राज्य सरकार को डिसमिस कराएं, ठीक है ना। अब गवर्नर तो हमारा प्यादा है नहीं, वो तो इन्हीं का प्यादा है, तो आपकी बात तो सुनेगा नहीं वो। तो हम उन पेपर के साथ जो है ना फिर PIL में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। अब आप बताओ इस चक्रव्यूह से क्या कोई भी राज्य सरकार बच सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा, उस समय और नहीं बच सकती है जब आप बैकडोर से इमीडिएटली जो है ना लोगों को जोड़कर इन सभी राजनेताओं को पराजित करके स्वयं सरकार बन जाएंगे, तब सभी की जिम्मेवारी आप निर्वहन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तब जो है ये थानेदार, SP, DIG, IG, एडिशनल DG कहाँ जाएगा? बिल्कुल। तब ये राज्य सरकारें कहाँ भागेंगी? क्योंकि आपके पास तो सभी के आंकड़े हैं और सभी लोगों को रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा। शुरू में यदि अधिकारी आपकी बात को थोड़ा सा हल्के से ही लेता है, उसे मैथिली शरण गुप्त का नाम मालूम है, मध्य प्रदेश में तो किसी की औकात नहीं है कि उसको नजरअंदाज कर दे। है औकात? क्या कहना है आपका? हेलो, बात कर रही थी। हेलो, हाँ, मैं जियो अभी तो आई है, बीच में आवाज थोड़ी सी। मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में विशेष तौर पर किस जिले के थाना प्रभारियों और SP आदि की औकात है कि वो जो है जो हम लीगल बात कह रहे हैं उससे हटके वो कार्रवाई करें, और या कार्रवाई ना करें तो उनकी नौकरी कल खतरे में पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी? बिल्कुल पड़ेगी सर। तो वो आज नहीं तो कल आपकी बात सुनेंगे, लोगों को रिलीफ मिलने लग जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यहाँ हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं
वहां लोगों को जो है ना हम जोड़ रहे हैं, और जो लोग जुड़ रहे हैं और मेरिट लिस्ट में आ जा रहे हैं, ताज भी तो उन्हीं के सिर पे जा रहा है। आज तो उनके सिर पे कोई ताज नहीं दे रहा है ना। यदि आप 543 में आ गए तो आपको सांसद का टिकट मिल रहा है। आज तो सांसद का टिकट जो है ना करोड़ों रुपए देने पे नहीं मिल रहा है, और कब कौन आपका टिकट काट दे वो भी कोई भरोसा नहीं। तो आपने करोड़ों रुपए दे भी दिए हैं और आपका टिकट भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कोई श्योरिटी नहीं है। अच्छा, और यदि आप करोड़ों रुपए खर्च करेंगे तो भी नहीं जीतेंगे, जबकि इसमें आपको 5 पैसे खर्च नहीं करना है। और जब मतदाता ऊपर चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के कहेगा तो हर हालत में जो है वो पड़ोसी भी कहेगा कि भाई साहब ये बताइए कि क्या बात है, हम जो है ना आप कर क्या रहे हैं। तो जब आप उसे समझाएंगे कि इस तरीके से आपको महापरिवर्तित भारत मिलना है और ताज भी आपके सिर पे आना है, और यदि आप लोगों को जोड़ के नंबर 1 पे आ गए तो आपको प्रधानमंत्री भी बनना है, 2 और 3 पर आ गए तो उप प्रधानमंत्री बनना है, यदि 40-45 में आ गए तो आप केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे, और 543 में आ गए तो आप जो है सांसद बन जाएंगे। आप बताइए, आप मैथिली शरण गुप्त को क्या दे रहे हो? कुछ नहीं दे रहे हो ना। बिल्कुल कुछ नहीं। तो आप जो कह रहे हो कि आपको तो सीधा लाभ मिल रहा है ना, आपकी समस्या का समाधान पहला लाभ, आपको जो है ना ताज आपके सिर पे आ रहा है दूसरा लाभ, प्रधानमंत्री यदि आप बन गए तो तीसरा लाभ, मंत्री बन गए चौथा लाभ, ठीक है ना। और मॉडल को जमीन पे उतारने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है, और उन्होंने भी उस मॉडल की टेक्नोलॉजी भी बनाई हुई है और मॉडल्स बनाए हुए हैं, और वो आपके पास नहीं भेजेंगे। पहले 15 दिन तक वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास रहेंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट से लाइव डिस्कोर्स होगा, और सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो उसमें सुझाव देंगे, पहला रिफाइनमेंट वो होगा, राइट। फिर 45 दिन तक पब्लिक से डिस्कोर्स होगा सभी रीजन के। फिर सेकंड डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट पब्लिक के सुझाव, आशंकाएं और सुझावों के आधार पर किया जाए। फिर जो है चंद्रगुप्तों से, चंद्रगुप्त का मतलब है विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब तक वो, राइट। तो चंद्रगुप्तों को जो है ना हर किसी को बोलना होगा और उन्हें अपनी बात कहना होगा। तो ये बात जो है विधानसभा और पार्लियामेंट के बाहर होगी और लाइव चलेगी। तो आप बताइए, उन सबके भी जो ना तीसरा रिफाइनमेंट हो गया, और फिर इन रिफाइनमेंट्स के दौरान हर चंद्रगुप्त को हर बारी की समझ में आ जाएगी। जब वो 16वें दिन विधानसभा या पार्लियामेंट में बहस करेगा तो विश्व स्तरीय होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। आप ये बताइए, आज क्या हो रहा है पार्लियामेंट और विधानसभा में? पार्टी लाइन पे नुक्ताचीनी होती है, छीटा कसी होती है, और बाद में हाँ की जीत और ना की हार के आधार पर जो है ना वो पास कर दिया जाता है। बिल्कुल। आज तो ये भी नहीं मालूम है कि कानून बना कौन रहा है। हमारे दो बना रहे हैं, कौन बना रहा है? सांसद तो नहीं बना रहे हैं, विधायक तो नहीं बना रहे हैं, और हम तो कह रहे हैं ब्यूरोक्रेट भी नहीं बना रहे हैं। तो फिर कौन बना रहा है? बिल्कुल। नहीं, कौन बना रहा है? ये बड़ा क्वेश्चन है ना। नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो लेकिन सर वो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जी, बिल्कुल आपकी हर बात के साथ हम ये चाहते हैं, हम जब तक कुछ हमारा रचनात्मक नहीं दिखाई पड़ेगा तो रचनात्मक की मैंने जैसे आपसे पहल की उसमें मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बिल्कुल उस स्तर में वो शुरुआत हो, और शुरुआत होने के बाद जब लोगों को पीड़ितों को कहीं ना कहीं न्याय मिले तो लोग इस बात को महसूस करें और समझे कि वास्तव में यथार्थमुक्त भारत की जो चल रहा है उस तरह से काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमने बताया है ये 4 तरीके के उसको रिलीफ मिलने लगेंगे तो निश्चित तौर पे उसको फायदा मिलेगा। बात नहीं हो पाई, बीच में आप बिजी भी हो गए थे, फिर मैंने डिस्टर्ब भी करना ठीक नहीं रहा। कैसा रहा सर इस बार का? बहुत अच्छा रहा, लेकिन लोग बाग लेट रिस्पॉन्ड कर पाए। बेसिकली 21 पार्टियां जो है दे केम अलोंग विद द क्राइम फ्री भारत मिशन, और लगभग 100 के लगभग निर्दलीय कुल मिला के जो है क्राइम फ्री भारत के साथ आए, लेकिन वो 2-3 दिन पहले आ पाए, तो उन्हें जो लाभ हमारा मिलना चाहिए था उसको वो ले नहीं पाए। अच्छा, मतलब जो हम उनके लिए कर सकते थे वो नहीं एक्सप्लॉइट कर पाए, और वो थोड़ा सा जो है चूंकि समय कम था उसके लिए, तो वो लोग लगे रहे बेसिकली।
तो उनकी प्रायोरिटी ज्यादा ये रही कि पब्लिक में जाएं, पब्लिक के बीच में पहुंचे। लेकिन यदि वो इस मॉडल के तहत जाते तो अपने आप मल्टीप्लाई करता, जो सदस्य के रूप में जुड़ता वो जोड़ता 90 लोगों को, बाकी लोगों को जोड़ता, तो अच्छा एक काम हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। तो चलिए सर, एक मैसेज तो चला गया ना सोसाइटी में कि हाँ, इस तरह से हाँ, देखिए मैसेज तो इतना जोर से गया, मैसेज इतना जोर से गया है कि सरकार घबराई हुई है। देखो मेरा ऐप ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, मेरे व्हाट्सएप के दोनों नंबर ब्लॉक पड़े हुए हैं, टेलीग्राम मुझे लोगों को नहीं जोड़ने दे रहा है। इसका मतलब है कि इन पर दबाव बनाया गया कि क्राइम फ्री भारत मल्टीप्लाई ना हो जाए, लोगों के पास रीच ना कर पाए। ये इस बात को दर्शाता है कि सत्ता में बैठे लोग डरे हुए और घबराए हुए हैं। अच्छा, तो आपका अपना कैसा रहा सर? हाँ, मैंने फिर चूंकि मेरा सोच था कि मैं सभी लोगों को सपोर्ट करूं, यदि मैं ही खुद खड़ा हो जाता तो फिर बात ही खत्म हो जाती। तो फिर मैं खुद खड़ा नहीं हुआ, मैंने लोगों को सपोर्ट किया, उनके फेवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली, लेकिन सब चीजें बहुत लेट हो गई। तो आप बताइए कि शर्मा जी कैसा चल रहा है? सब बढ़िया, सब ऑल वेल सर, बढ़िया है। तो अभी ऐसे कुछ लोग हैं क्या जिनकी संभावनाएं आने की, कुछ सीटें हैं ऐसी क्या इस बार? मेरे ख्याल से हम जो है प्रभावित तो बहुत को कर पाएंगे, लगभग 50 के लगभग हमारे जो है ना जो पार्टियां हैं वो 2 पार्टियां कम से कम, मुझे ऐसा लगता है कि 25 से 50 कैंडिडेट भी जो है ना वो खींच के ले जाएंगे। मतलब निर्दलीय और 21 पार्टियों को मिला के मैं अपेक्षा करता हूँ कि 25 to 50 का डेंट आएगा। अच्छा, हाँ, और रिजल्ट बहुत प्रभावित करेगा, क्योंकि हमने बहुत वोकली इस बात को कहा कि जो नेशनल पार्टी हैं उनको जो है आप बायकॉट करिए और नोटा पे मत जाइए। जो भी बेस्ट आपको लघु पार्टी या निर्दलीय मिल रहा है उसको वोट दीजिए। और इसका इम्पैक्ट आया है। अच्छा, हाँ, इसका इम्पैक्ट निश्चित तौर पर आया है। लेकिन देखिए ये मॉडल इतना पावरफुल है कि आपके सिर पर ताज भी बांध रहा है और 21 लक्षों को जमीन पर उतारने का पावरफुल मॉडल भी दे रहा है। तो मुझे लगता है कि सभी संगठनों के लोग, केवल राजनीति से जुड़े लोग नहीं, बल्कि समाज सेवी संगठन भी, बल्कि जो है आम जो है व्यापारी, इंडस्ट्रियलिस्ट, देखिए आज व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट सभी जाति धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई एक्सक्लूसिव कम्युनिटी का जो है ना ठेका नहीं रह गया है। जैसे किसान भी सभी जाति धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे गरीब नारायण, आज गरीब जो है हर जाति और धर्म का व्यक्ति है। तो यदि हम जो है इनके लोगों को जोड़ने के लिए एग्रेसिव काम करें और जो डरे सहमे हुए हैं वो अपने से जुड़े लोगों को जोड़ लें, और जो निडर और निर्भीक हैं वो इनके साथ जाके इनकी चाय पिए और बिना पैसा खर्च किए यदि इनको, इनमें से ही जो निडर निर्भीक हैं उनको चंद्रगुप्त बना दें और जो डरे और सहमे हुए हैं उनको सदस्य बना के 90 लोगों को जोड़ने का यदि हम कार्यक्रम कर लेते हैं तो ताज भी इनके ऊपर है। देखिए हमारी घोषित पॉलिसी है कि जो सबसे अधिक लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ेगा वो प्रधानमंत्री होगा। आज कोई दूसरा प्रधानमंत्री बना रहा है क्या? और इसलिए मैं जो राजनीतिक पार्टियां जो अभी आप लोग प्रयास कर रहे हो उसमें भी मैं कह रहा हूं कि ये पार्टी लाइन पे नहीं, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसको उतने जो है ना टिकट अपने आप मिल जाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अभी क्या होगा, जो परफॉर्म करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो परफॉर्म करेगा वही आगे बढ़ेगा। ये तो बिल्कुल सही है। ये पारदर्शी तरीका है और इसमें क्या है कि आपको लोगों को जोड़ने का जो है ना, वो जो लोगों के बीच में जाना, संगोष्ठियां करना, जोड़ना, और वो काम आप आज से करेंगे तब आप कल प्रधानमंत्री बन पाएंगे। जी। जबकि बाकी जगह क्या है कि सब लोग कह रहे हैं कि हमारे आदमी को टिकट दे दो। भाई किसी को टिकट क्यों देना चाहिए? टिकट जिसने अधिक लोगों को जोड़ा और मेरिट लिस्ट में आएगा और टिकट खुद चल के उसके पास पहुंचेगा। बिल्कुल। और हमने उसमें वो भी रखा है कि यदि वो किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ है और वो चाहता है कि क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को समर्पित कर रहा है
तो हम उसको क्राइम फ्री भारत मिशन का समर्थन देते हुए उसको अपने पार्टी के टिकट पे भी लड़ने की हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जिनके पास कोई पार्टी नहीं है उनको हमारी क्राइम फ्री भारत की जो पार्टी है, श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, सब पार्टी, वो दे देगी टिकट। तो जी टिकट कौन दे रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारी जो श्रेष्ठ आत्मनिर्भर पार्टी है वो किसी का प्रचार नहीं कर रही है। सब लोग अपना प्रचार खुद कर रहे हैं, संगोष्ठियां लेके, लोगों को जोड़ करके। तो ये मॉडल बहुत पावरफुल है। मुझे लगता है कि यदि हम लोग अपनी छोटी छोटी सोच से बाहर निकल के यदि इस महायज्ञ में जुड़ पाएंगे तो एक महान कल्याण कर पाएंगे। हम जो है, देखो एक चीज तो बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं, हम में से अधिकांश लोग ये बात ही नहीं करते हैं कि आजादी के 75 साल के बाद हमारे ऊपर अंग्रेजों ने जो हम भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए नियम बनाए थे, 75 साल के बाद इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर क्यों थोप के रखे हैं। ये मूल मुद्दे पे हम जो है ना विद्वान चुप क्यों रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे मुख्य मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि जो प्रशासकीय और जुडिशियल व्यवस्था आपने बनाई थी वो लाटसाबी व्यवस्था थी, वो भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए थी। उस व्यवस्था में जो अकाउंटेबिलिटी आपको आज के संविधान के तहत लाना थी, लिस्ट बन के तहत आपको अकाउंटेबिलिटी लॉ लाना चाहिए था, वो तो आप लेके नहीं आए। आप इतने दुष्ट हैं कि देखिए, जैसे मान लो मिस्टर एलसी शर्मा कोर्ट में जाते हैं किसी बात को लेके और एलसी शर्मा को रिलीफ मिल जाता है। व्यवस्था में बैठे लोग कितने दुष्ट और मूर्ख और जन विरोधी हैं कि वो उस लाभ को हर व्यक्ति को नहीं देते हैं। वो कहते हैं हर व्यक्ति जाए। मैं ये कह रहा हूं, उन्हें ये कहना चाहिए कि हर व्यक्ति कोर्ट से जाके रिलीफ ले, कि उन्हें कहना चाहिए कि जिसने गलत डिसीजन लिया उसकी अकाउंटेबिलिटी लेके उसको फिक्स करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो नहीं करते हैं। आप हमारा अनुभव है कि यही करते हैं। वो कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त गए, उनको कोर्ट ने रिलीफ दे दिया तो हम मैथिली शरण गुप्त को दे देते हैं, अब एलसी शर्मा को चाहिए तो एलसी शर्मा फिर से कोर्ट में जाए। क्या ये बड़ी दुष्टता नहीं है? आज की विधिक जिम्मेवारी में का निर्वहन व्यवस्था में बैठे लोग नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपको शर्मा जी मालूम है 80% मुकदमे, 90% मुकदमे कायम नहीं हो रहे हैं, केवल 10% मुकदमे कायम हो रहे हैं। और जो मुकदमे कायम हो रहे हैं उनमें से 90% मुकदमे फर्जी हैं, जो पैसे या राजनीतिक दबाव में हो रहे हैं। जी, जो आपके ऊपर अनावश्यक दबाव बना के आपको समझौता के लिए विवश करने के लिए हो रहे हैं। तो ये कौन सा व्यवस्था हमने पैदा कर दिया है? हमारी शिक्षा व्यवस्था लॉर्ड मैकाले वाली, जिसकी जो है ना 1870 पेज की रिपोर्ट जो उन्होंने खुद पेश की हुई है लॉर्ड मैकाले ने, उसी को पढ़ लिया जाए भैया। जी, वो इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835 क्यों हम पर थोपा हुआ है? ये मुख्य मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करता है। दुष्ट लोग फ्री भी, दारू, साड़ी के अलावा कोई बात ही नहीं करते हैं। और हम और आप जैसे विद्वानों को शर्म आना चाहिए, हम अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित। मैं तो भाई बहुत जोर से लगा हुआ हूं और जो सत्ता में बैठे लोगों का डर बता रहा है कि वो डर रहे हैं। चलो दैट्स गुड सर। इम्पोर्टेंट अब ये है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है डर कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए। तो व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा यदि एलसी शर्मा साहब जुड़ के अपना काम करेंगे। यदि एलसी शर्मा साहब अपने हित के लिए बात सोचेंगे तो फिर तो काम नहीं बनेगा ना। जी 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 बिल्कुल। यदि एलसी शर्मा के पास कोई स्ट्रेंथ थी तो उन्हें मैथिली शरण गुप्त के पीछे खड़ा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? तो हम है ही है सर, ऑलरेडी है। नहीं, उसे और ताकत के साथ नहीं। हम तो सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि आपको अपने बच्चों के लिए महापरिवर्तित 21 लक्षों वाला भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? हाँ और नहीं में जवाब दो। नहीं वो ठीक है, सभी को चाहिए, लेकिन इससे कोई सभी को चाहिए, आपने कह दिया, बिल्कुल ठीक कह दिया। अब हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने आप को डरे, सहमे, घबराए, सताए चाहते हैं तो सदस्य की शपथ ले लीजिए, और यदि आपको निडर निर्भीक कहते हैं तो चंद्रगुप्त की शपथ ले लीजिए और शपथ का पालन कर लीजिए। शपथ यही कह रही है कि अपने से जुड़े 90 लोगों को जोड़ना है, और यदि आप चंद्रगुप्त है तो 2 संगोष्ठी प्रतिदिन लेना है। आपको अपने काम और जिम्मेवारियों में कहीं पे भी कोई चूक नहीं करना है। तो यदि आप 10 से 5 का जॉब कर रहे हैं तो 10 बजे के पहले निकलिए, 15 मिनट किसी के साथ चाय पीजिए और उसके साथ संगोष्ठी कर लीजिए।
और 5 बजे के बाद निकलिए, किसी एक मित्र के यहाँ पे जो है ना जाके पहले से ही तय कर लीजिए कि आपके यहाँ के बहुत दिनों से नहीं आए, चाय पियेंगे, वहाँ लोगों को इकट्ठा करके उनसे बात कर लीजिए, बताइए, आपका काम भी अच्छा होगा, आपके संबंध भी सुधरेंगे, और हम जो है ना एक चंद दिनों में एक ऐसी व्यवस्था खड़ा कर देंगे, बस बशर्ते हमको ये ध्यान देना है कि हम लोगों को जगा लें। और लोगों को जगाना इतना कठिन नहीं है, सोते हुए व्यक्ति को जोर से हिला दोगे, लाभ तो उसका दिख रहा है। और दूसरी बात है कि आप ताज अपने सिर पे नहीं रख रहे हो, ताज तो आप सामने वाले के सिर पे रख रहे हो। जो अधिक से अधिक लोगों से जोड़ेगा वो नंबर 1 पे आ गया तो वो प्रधानमंत्री होगा। कोई दूसरा बना रहा है प्रधानमंत्री क्या? दूसरे तीसरे पे आ गए तो वो प्रधानमंत्री होगा। यदि वो 40-45 में आ गया तो मंत्री होगा, केंद्रीय मंत्री होगा, और 543 में आ गया तो सांसद होगा। आपको ना तो कोई 5 पैसे देना है टिकट के लिए, ना कोई आपका टिकट काट सकता है। इस व्यवस्था में कोई टिकट काट सकता है आपका क्या, यदि आपने लोगों को जोड़ लिया तो? नहीं, बताइए, आपका टिकट कटना संभव है क्या? नहीं कटेगा। अच्छा, अब आप ये बताइए कि जब यदि जो है आप लोगों को जोड़ेंगे, उनके साथ बैठ के उनकी चाय पी के जो है ना उनको चंद्रगुप्त या सदस्य की शपथ दिलाएंगे, तो इसमें आपके क्या पैसे खर्च होना है? उन तक पहुंचने तक का जो खर्चा है वही आपका है, और कोई खर्चा नहीं है। तो आप बताइए, आप बिना खर्च पे, जब आप उनको छत पे चढ़ा के थाली बजाकर दीपक जलाएंगे, तो उस समय क्या मतदान के पहले ये दुष्ट राजनेता अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश नहीं हो जाएंगे? ये करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और ये हार जाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हार जाएंगे, और कोई दूसरा मॉडल कह रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हार जाएंगे? कोई नहीं कह सकता है। तो हम सब लोग इसके पीछे क्यों नहीं खड़े हुए हैं? आपके जो ब्रिगेडियर साहब जिस पार्टी के लिए जो पार्टी है, उन ब्रिगेडियर साहब का नंबर दीजिए, मैं उनसे भी बात करूंगा। वो क्यों नहीं साथ में खड़े हुए हैं? बहुत सारी पार्टी वाले लोग जो है अनकंडीशनल खड़े हो रहे हैं मैथिली शरणगुप्त के साथ। नहीं सर, सारे खड़े हैं आपके साथ, इसमें कहाँ कोई कमी है? नहीं, उतने वोकली तो नहीं खड़े हैं। ये देखो, उसका तरीका ये है कि क्या मिस्टर एलसी शर्मा ने चंद्रगुप्त की शपथ ले ली? क्या एलसी शर्मा ने अपने से जुड़े 90 लोगों को जोड़ के शपथकृत करके जोड़ा? क्या सभी लोगों के अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं, तौर तरीके हैं। देखो, अपने तौर तरीके नहीं, जब हम कह रहे हैं वो तौर तरीके आप अपने लिए करते रहिए जो कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं उसके साथ में यदि आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जा रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? हम आपका अपना काम तो रोकने के लिए कह नहीं रहे हैं, आपको मैं उसमें एनर्जी कम करने के लिए नहीं कह रहे हैं। उस काम में जिन लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं उनको चंद्रगुप्त भी बना लीजिए, और यदि वो डरे सहमे हैं तो सदस्य बना लीजिए। इसमें आपके काम में कहाँ व्यवधान हो रही है? आप जो कर रहे हैं उसे करते रहिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन उसके साथ यदि ये करेंगे तो महापरिवर्तन आ जाएगा। बिना खर्चे के हम इन राजनेताओं को हरा पाएंगे। यदि आप इन्हीं के मॉडल से करेंगे, मिलेंगे बीच में, बढ़ाएंगे इसको भी आगे। मैं ये कह रहा हूं कि शर्मा जी, आप बाकी लोगों को छोड़िए, अपने लेवल पे तो शपथ ले लीजिए ना। आपको हमने जो ड्राफ्ट भेजा है उसमें चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट बना के साइन करके और उसे पढ़ते हुए वीडियो कम से कम इतना तो मुझे भेज दीजिए। और उस शपथ के हिसाब से आप अपने काम से जहां भी जा रहे हैं 5 मिनट इस बारे में भी कह दीजिए। और हम तो कह रहे हैं आप हमारा ही वीडियो सुना दीजिए उनको, और उनसे पूछ लीजिए, भाई साहब आपको अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? डरे सहमे हो तो सदस्य की शपथ ले लीजिए, निडर निर्भीक हो तो चंद्रगुप्त की ले लीजिए, लेकिन हम एक दिन ना गंवाएं। चमत्कार हो जाएगा, मैं आपको बताऊं। ये भारत गोल है। आपसे जुड़े लोग जो है ना तमिलनाडु में भी बैठे हुए हैं, कर्नाटका में भी बैठे हुए हैं। एक बार आपने चिंगारी डाल दी तो अपने अपने जगह पे जो बीज है वो फल पैदा करना चालू कर देगा। 10 दिन में चमत्कार हो जाएगा, बशर्ते हम अपनी शपथ। एमपी में इस बात क्या संभावना बनने, किसकी गवर्नमेंट बनने वाली है? छोड़ो, इस बात को मुझे कोई रुचि नहीं है। हमारा तो ये है कि 2024 में क्या क्राइम फ्री भारत के जो है ना चंद्रगुप्त जो है प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या इसके लिए तैयारियां करो। नहीं, तैयारी यही है कि क्या मिस्टर एलसी शर्मा ने चंद्रगुप्त की शपथ ली है, यही तैयारी है। और हम एलसी शर्मा से ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं उसको रुक जाइए, आप उसी को श्रद्धा से करिए, जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं उनसे बातचीत करिए, और 10 मिनट उन्हीं से इसकी संगोष्ठी भी ले लीजिए। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप जो है ना इतनी सारी चीजों को समझाने में समय लीजिए। हमारे ऑलरेडी वीडियो बने हैं, उन्हीं वीडियो को दिखा लीजिए, उन्हीं के बारे में बात कर लीजिए। 10-15 मिनट के वीडियोज हैं, कोई ऐसा बहुत बड़े वीडियोज नहीं है। लेकिन और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं उसमें परिवर्तन लाएं।
हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप और कुछ काम करें, इतना ही कर लीजिए। और जिन संस्थाओं से जुड़े हैं उनके लिए आप नंबर दे देंगे तो हम भी उन पर रीच आउट कर लेंगे। और ये बात मानिए कि आपने जो है ना बातचीत की, यदि वो सहमत नहीं भी हुआ है तो आज की व्यवस्था से हर कोई परेशान है। आज जो है हमारे क्राइम फ्री भारत मिशन के बीज के लिए जमीन बहुत उपजाऊ है। वो आज यदि उसको लग रहा है कि ये बेकार पड़ी हुई है, 15 दिन बाद उसमें जो है ना फल निकल आए, वो निकल आएगा, सैपलिंग निकल आएगी, उसमें जो है ना वो बड़ा पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप ये, लेकिन यदि हम प्रयास ना करें तो फिर हमें अपनी विद्वत्ता पे लज्जा आना चाहिए। आप ये बताइए, इस देश में जहां पर कि हमारा फंडामेंटल राइट है कि नो टू सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, सेक्स और रिलीजन, आई एम जस्ट करें सेक्स और रिलीजन, तो बताइए 1954 में माननीय जो है ना जवाहरलाल नेहरू जी ने वक्फ बोर्ड एक्ट किस आधार पर लेके आया? मैं आपसे कह रहा हूं कि बीपी सिंह ने जो है किस आधार पर मंडल कमीशन लेके आया? इज इट नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट? इज इट नॉट प्रोहिबिटेड बाय द गवर्नमेंट, बाय योर संविधान? हजारों बच्चों ने अपनी जान दे दी। कितने दुष्ट हैं साले राजनेता, ये अपने लाभ के लिए साले किसी भी हद तक गिर जाएंगे। ये बताइए 1990 में जब कश्मीर छोड़ के लोगों को भागना पड़ा तो फारूक अब्दुल्ला जो उस समय मुख्यमंत्री था उसे जेल में क्यों नहीं होना चाहिए? इज इट नॉट हिज कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्यूर? उसने अपने सिटीजन को क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया? यदि ये कानून नहीं है तो इसे कानून बनाया जाए और फारूक अब्दुल्ला को साले को जेल में सड़ना चाहिए। सड़ना चाहिए कि नहीं सड़ना चाहिए? नहीं तो हर कोई ऐसा ही बदमाशी करता रहेगा, आप मरो पिटो, हमें क्या। आप ये बताइए, वर्शिप प्लेसेस एक्ट जिसके सेक्शन 4 में आपको न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया है, क्या आपके हिसाब से भारत में ऐसा कोई भी कानून बन सकता है क्या जिसमें रिकोर्स टू जस्टिस डिनाई की गई हो? मेरे छोटी सोच के हिसाब से तो ऐसा कानून असंवैधानिक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वर्शिप प्लेसेस एक्ट माननीय नरेंद्र मोदी क्यों कहते हैं, जो कि हिंदुओं के मसीहा बने हुए हैं, कि हम इसे रिपील नहीं करेंगे? बैठेंगे कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। नहीं, चर्चा तो हम करते रहेंगे, लेकिन एलसी शर्मा जी, आप मुझे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट साइन करके और चंद्रगुप्त की शपथ पढ़ते हुए वीडियो भेजेंगे तो मेरी आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलेगी। आपकी आत्मा, आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे हम सब मिलेगी। मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, प्रधानमंत्री तो वो बनेगा जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा। तो यदि एलसी शर्मा जोड़ लेंगे तो एलसी शर्मा बन जाएंगे, और मैथिली शरण जोड़ लेंगे तो मैथिली शरण बन जाएंगे। अभी भोजन कर लेते हैं और फिर इस पे चिंतन जरूर करेंगे। जरूर। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी तो हर बात रिकॉर्डेड होती है? जनता का संदेश यही है कि आप एक जो पावन मिशन को लेकर आगे चले हैं, सभी को उसमें जुड़ना होगा और सभी इसको अपना मिशन बनाएं। तो बहुत सुंदर शर्मा जी, बहुत सुंदर शर्मा जी। और आप फ्री हो जाए तो हम दोबारा बात करेंगे। ठीक, ओके। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।